Welcome everyone. In this video we will discuss the second chapter, Nelson Mandela Long Walk to Freedom। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये नेल्सन रोलीलाला मंडेला, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा नाम है नेल्सन रोलीलाला मंडेला। ये एक ऑटोबायोग्राफी था उनका जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये एक ऑटोबायोग्राफी है, वहाँ से ये एब्रिज्ड वर्जन करके लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। आप शायद सभी जानते हैं कि नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री जिसको अभी तो शायद वो सभी देश से घुल मिल गया है, कुछ अंतर है नहीं, लेकिन पहले साउथ अफ्रीका के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ बैरियर थे। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बैरियर थे साउथ अफ्रीका के ऊपर, और नेल्सन मंडेला जो प्रेसिडेंट बने बाद में तो वो भी कैसे मतलब किस तरह से उन्होंने ये मकाम हासिल किया, कैसे प्रेसिडेंट बने, कैसे वो साउथ अफ्रीका को एक अच्छा कंट्री बनाना चाहते थे। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। बिफोर यू रीड, देखिए यहाँ पे जो बिफोर यू रीड जो सेक्शन है, एपार्थाइड इज ए पैरेलल एपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। एपार्थाइड जो एक सिस्टम था, प्रेवलेंट था साउथ अफ्रीका में, वो क्या था कि एक कास्टिज्म, एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें कि सेपरेट किया जाता था, बायसनेस था, पीपल को एक पर्सन को दूसरी पर्सन से अलग किया जाता था, कास्टिज्म, कलर कॉम्प्लेक्शन। ओके, कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली। तो ये हमें सबको मालूम है, ये साउथ अफ्रीका था। साउथ अफ्रीका ही ऐसा कंट्री था जिसमें एपार्थाइड सिस्टम, जो कि एक पॉलिटिकल कंडीशन, एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें सेपरेट किया जाता था आदमी को, एक आदमी को दूसरे आदमी से, क्योंकि अगर वो काला है या गोरा है, मतलब स्किन कॉम्प्लेक्शन से डिफ़र किया जाता था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. So Mandela ऐसे ही प्रेसिडेंट नहीं बन गए थे, प्रेसिडेंट बनने से पहले उनको बहुत टॉर्मेंट भी झेलना पड़ा था। 30 years वो प्रिजन में रहे। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. इसका मतलब है कि 1994 से पहले साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन ही नहीं हो पाता था। एंड मैंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। इससे पहले जो ब्रिटिश अफ्रीका के ऊपर टॉर्चर करते थे, तो ऐसा होता नहीं था कि कोई ब्लैक आदमी आए और उसका प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ 1994 के इलेक्शन में, जिसमें नेल्सन मंडेला वो पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट बने। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion. So students, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पे मंडेला एक हिस्टोरिक ओकेशन के बारे में बताना चाहते हैं। कौन सा ओकेशन? द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन क्या होता है? इनॉग्रेशन होता है, इसका मीनिंग होता है कुछ शुरुआत। इन इंग्लिश वी कैन से द बिगिनिंग, द स्टार्ट। यहाँ पे कौन सा स्टार्टिंग और कौन सा बिगिनिंग बताना चाहते हैं? द इनॉग्रेशन सेरेमनी, मतलब जिसमें प्रेसिडेंट मंडेला पहली बार जो अपने नेशन को एड्रेस करने वाले थे, या फिर आप कह सकते हो कि जब पहली बार वो प्रेसिडेंट के लिए शपथ लेने जा रहे थे, वो था इनॉग्रेशन सेरेमनी।
Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. So चलिए देखते हैं कि क्या है इस रिपोर्ट में. Mandela becomes South Africa's first black president. So ये हाईलाइट किया गया है कि ये ब्लैक प्रेसिडेंट बने पहली बार. इससे पहले साउथ अफ्रीका में कभी भी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं थे. ये ब्रिटिश के द्वारा टॉर्चर होते थे पूरा साउथ अफ्रीका, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि ब्लैक प्रेसिडेंट कोई बने. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. ऐसा लिखा गया है कि वाइट रूल मतलब जो गोरे आदमी, मतलब ब्रिटिश के द्वारा ये शोषित थे, टॉर्चर्ड होते थे, और मोर देन 3 सेंचुरीज 300 साल से भी ज़्यादा समय के पश्चात ऐसा मौका आया कि साउथ अफ्रीका ने अपना पहला फास्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, काला राष्ट्रपति उन्होंने सिलेक्ट किया और पाया. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats. मतलब 400 सीट टोटल थे, उनमें से मैक्सिमम 252 उन्होंने सीट जीत लिए थे. तो मंडेला के जो पार्टी था उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. तो उन्होंने ये जीत हासिल की थी और मंडेला उसका लीडर थे, तो वो बन गए प्रेसिडेंट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री. और ऐसा पहली बार हुआ कि साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में एक ब्लैक प्रेसिडेंट बना. द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today. ओके, ऐसा बताया जा रहा है कि प्रेटोरिया में आज का मतलब कब, ये जो 10th मई 1994 इस आर्टिकल का डेट है. तो आज ये ऐसा हुआ. कहाँ पे हुआ? प्रेटोरिया में. ये प्रेटोरिया क्या है? प्रेटोरिया है साउथ अफ्रीका का कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका. क्या हुआ वहाँ पे? द इनॉग्रेशन सेरेमनी. मैंने आपको बताया है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या है, जिसमें प्रेसिडेंट पहली बार अपने नेशन को एड्रेस करने वाले थे, शपथ लेने वाले थे, ओथ लेने वाले थे. कहाँ पे हुआ वो? यूनियन बिल्डिंग में. ये एक एम्पी थिएटर था. एम्पी थिएटर क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायद यहाँ पे दिया गया है. एम्पी थिएटर एक बिल्डिंग विदाउट अ रूफ. एक बिल्डिंग होता है जिसका कोई रूफ नहीं है. With many rows of seats rising in steps, typical of ancient Greece and Rome. ऐसा जो गैलरी के जैसा होता है स्टेडियम में, ऐसा शायद आप देख सकते हैं. तो ये होता है एक एम्पी थिएटर जिसमें एक बिल्डिंग होता है, कोई रूफ नहीं होता, और बहुत सारे सीट होते हैं रोज, जो राइजिंग स्टेप्स में होता है, जैसे कि आप गैलरी में देखते हैं. कुछ स्टेडियम में भी हो सकता है. अच्छा, तो ये है एम्पी थिएटर. अब आइए यहाँ पे देखिए कि एम्पी थिएटर प्रेटोरिया में जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. मतलब 140 से भी ज़्यादा देशों के जो डिग्निटरीज थे, पॉलिटिशियंस थे. और डिग्निटरीज मतलब जो ऑफिसर्स थे, हाई ऑफिसर्स, और पॉलिटिशियंस जो राष्ट्र नेता थे, वो सब आए थे यहाँ पे. इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में वो पार्टिसिपेट किए. नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मैंडेला इन हिज एड्रेस. सो वो नेशन को जब एड्रेस किए थे, उन्होंने ऐसा बोला था कि never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. मतलब ऐसा कभी नहीं होगा इस देश में कि एक कोई मतलब ऑपरेशन झेले, टॉर्चर झेले, और कोई और एक उसके ऊपर टॉर्चर करे. ऐसा नहीं होगा. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. मतलब सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे. उसमें
वाइट्स भी थे, ब्लैक्स भी थे और कलर्ड्स भी थे। कलर्ड्स का मतलब क्या है? कलर्ड्स होता है ऑपोज टू बीइंग ब्लैक, वाइट और न्यूट्रल। ओके। more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. So आप समझ सकते हैं कि ये एक खुशी का मौका था। अब इधर आ जाइए, एक्टिविटी यहाँ पे कुछ दिया गया है। देखिए, इन कलम ए, मतलब ये एक मैचिंग है, यहाँ पे एक मैचिंग है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ढूंढना है। जैसा कि फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट है a rainbow gathering of different colors and nations। तो ये कौन सा हो सकता है? रेनबो गैदरिंग। इसका मतलब हो सकता है कि ये अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर, देखिए यहाँ पे दिया गया है, अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर्स इन ए रेनबो। तो इसका मतलब है ये, ए ब्यूटीफुल कलर, a beautiful coming together of various peoples like the colors in a rainbow। सेकेंड है the seat of white democracy। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे the center of racial superiority। जब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे तब हम इसको और अच्छे से देखेंगे कि क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब है, अभी ये जान ले आप, द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी का मतलब होता है द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी। थर्ड है बी ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है? फील डीपली इमोशनल, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट। नेक्स्ट है रेजिलियंस that defies the imagination। इसका मतलब क्या है? A great ability almost unimaginable to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness or courage। Next है a glimmer of humanity। इसका मतलब क्या है? A sign of humanity। देखिए यहाँ पे humanity दिया क्या है, तो ये आसान हो गया। A sign of human feeling like goodness, kindness, pity, justice, etc। और लास्ट रह गया a twilight existence। इसका मतलब a half secret life like a life lived in the fading light between sunset and darkness। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गया मैचिंग। अब हम आ जाते हैं चैप्टर में। देखिए, 10th में dawned bright and clear। सो 10th में जो हुआ वो dawned मतलब जो पहला मॉर्निंग का लाइट निकला वो ब्राइट था, क्लियर था। द डे वॉज ब्राइट एंड क्लियर। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। सो ये नेल्सन मंडेला खुद बता रहे हैं कि जैसा कि हमने देखा, नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट पहली बार बने। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला के ये ऑटोबायोग्राफी है, इसलिए वो खुद अपने आप को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है। देखिए यहाँ पे आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसीज्ड। कौन है आई यहाँ पे? नेल्सन मंडेला खुद। आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय, यहाँ पे मीनिंग दिया गया है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय। कौन उसको सराउंडेड किया था? डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। मतलब पूरी दुनिया से वर्ल्ड लीडर्स आ रहे थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये पहली बार ऐसा बड़ा ओकेशन होने वाला था साउथ अफ्रीका के मिट्टी में कि पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से विभिन्न जो सारे अलग अलग कंट्री है, सारे राष्ट्र नेता वहाँ पे आए और इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए एक साथ होके
ये इनॉग्रेशन सेरेमनी एंजॉय करें। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. ओके ये हम पहले भी जान चुके हैं कि प्रेटोरिया में ऐसा हुआ था एम्फीथिएटर में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। फॉर डिकेड्स, डिकेड का मतलब आप जानते हैं 10 ईयर्स। फॉर डिकेड्स मतलब बहुत सारे ऐसे 10 ईयर्स गए हैं जिसमें वाइट सुप्रीमेसी जो ब्रिटिश थे वो यहाँ पे रेन करते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। देखिए ये लिया गया है यहाँ से, द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। क्या बता रहे वो? लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि वाइट सुप्रीमेसी ही खाली यहाँ पे है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? A beautiful coming together of various peoples like colors in a rainbow. Okay, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Okay, ये पहला साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले थे, इंस्टॉल करने वाले थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. So साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट मंडेला, उनका डॉटर का नाम था जेनानी, वो उनके साथ थे। On the podium, Mr. D. Clerk was first sworn in as second deputy president. पोडियम के ऊपर, पोडियम होता है एक स्मॉल प्लेटफॉर्म होता है स्टूडेंट्स, जिसमें कि एक स्पीकर से खड़े होके कुछ लेक्चर वगैरह दे, इसको पोडियम कहते हैं। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सो वो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। मतलब डेप्यूटी प्रेसिडेंट का मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ओके, प्रेसिडेंट तो बने मंडेला, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी थे वहाँ पे, और वाइस प्रेसिडेंट एक नहीं 2, तो ये बने, मतलब मिस्टर डी क्लर्क ये बन गए सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, मतलब सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट। ओके, देन देखिए ये है नेल्सन मंडेला का फोटो, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, देन थबो एम्बेकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर एम्बेकी बन गए पहले वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution. जब बारी आया, जब मेरा शपथ लेने का वक्त आया, तो मैंने ये प्लेज किया, मतलब ये प्रॉमिस किया, मैंने ये शपथ लिया, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसको मान्यता दूंगा और उसको हर तरफ से उसको ओबे करूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और मैंने ये भी प्लेज किया, ये भी मैंने शपथ लिया कि मैं डिवोट कर दूंगा अपने आप को, किसके लिए? अपने रिपब्लिक के लिए, मतलब अपने जो पीपल है, नेशन के जो मेरे देश के जो नागरिक है उनके लिए, और मेरे देश के लिए मैं अपने आप को निछावर कर दूंगा। मैंने ऐसा शपथ लिया। कौन कह रहे हैं ये? मिस्टर मंडेला। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, मैंने पूरे वर्ल्ड को ये एड्रेस किया, जो भी वहाँ पे गेस्ट थे, मैंने ये कहा, आई सेड टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। मतलब जो ये न्यूबॉर्न लिबर्टी है, हम पहली बार ऐसा लिबर्टी मतलब फ्रीडम एंजॉय करने वाले हैं, तो मैं आप सबको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हाँ, ये पहली बार हो रहा है कि हम इसका ग्लोरी और होप एंजॉय कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब बहुत सारे टॉर्चर हमने
झेले हैं। ह्यूमन डिज़ास्टर मतलब बहुत हमको पेन सहना पड़ा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेन सहना पड़ा है। ये एक्सपीरियंस रहा हमारा, और ये कुछ मामूली 1-2 साल के लिए नहीं, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबा चला ये एक्सपीरियंस। और यहाँ से जो आउटकम निकलेगा अभी, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, एक ऐसा समाज इसमें से उजागर होगा, एक ऐसा समाज इसमें से रिबॉर्न लेगा, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसमें हम सभी प्राउड फील कर सके। We who were outlaws not so long ago, we means the South Africans, okay, we who were outlaws, outlaws देखिए outlawed का मतलब है who has broken the law। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि हमें ऐसा ट्रीट किया जाता था कि हम आउटलॉज है। कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले, have today been given the rare privilege, हमें एक ऐसा दुर्लभ मौका दिया जा रहा है to be host to the nations of the world on our own soil, और हमें ऐसा मौका दिया जा रहा है कि हम होस्ट बने, हमें सेवा का मौका दिया जा रहा है अपने गेस्ट्स को, कि हम पूरे दुनिया के जो कंट्री यहाँ पे अभी हमारे देश में, हमारे देश की मिट्टी में प्रेजेंट है, हम उसको एड्रेस कर सके। We thank all of our distinguished international guests, हम सारे गेस्ट्स जो इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं, जो डिस्टिंग्विश्ड है मतलब एक दूसरे से अलग है, हम उसको थैंक मतलब धन्यवाद ऐसा कहते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में, जिसमें से पीपल हर एक कंट्री का और हमारा कंट्री का भी, कि हम आखिरकार ऐसा वक्त आया है कि हमने विक्ट्री पाया है, विन पाया है, हम जीत हासिल किया है। किसके लिए? जस्टिस के लिए, पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। मतलब अभी हमारे पास जस्टिस है, जजमेंट है, पीस है, शांति है, और ह्यूमन डिग्निटी, जो सम्मान, रिस्पेक्ट एक ह्यूमन को देना चाहिए, ऐसा हम कर सकते हैं। We have at last achieved our political emancipation. एमेंसिपेशन मतलब देखिए यहाँ पे दिया गया है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, मतलब अभी हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ ऑब्लिगेशन है नहीं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, हम ये अचीव कर चुके हैं क्या? पॉलिटिकल फ्रीडम। एमेंसिपेशन का मतलब आप कह सकते हैं कि हमें अभी पॉलिटिकली फ्रीडम मिल चुका है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा देश पोवर्टी के बंधन से निकल जाए। डिप्रीवेशन मतलब जो कुछ वंचित है सारे फैसिलिटी से, उससे हम निकल जाए। सफरिंग, हमारे देश में सफरिंग ना हो। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और कुछ डिस्क्रिमिनेशन या फिर कुछ सेग्रीगेशन या फिर आप कह सकते हो कि कुछ बायसनेस, वो जेंडर का हो, कास्ट का हो, रेशियल का हो, या फिर कुछ भी हो, वो नहीं रहे। ओके, हम ये प्लेज करते हैं, हम ये शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऐसा कभी नहीं होगा इस ब्यूटीफुल देश में, इस ब्यूटीफुल कंट्री में, कि एक दूसरे के ऊपर टॉर्चर करे। ऐसा होगा नहीं फिर से। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, और ऐसा कभी नहीं आएगा। द सन शैल नेवर सेट, द सन मतलब सूरज कभी नहीं सेट हो जाएगा, अस्त हो जाएगा ऐसा ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट के बाद। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। सो ये था नेल्सन मंडेला का एक स्पीच जो उन्होंने यहाँ पे हमें बताया। ओके, तो फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन आप चेक कर सकते हो। मुझे पता है कि आपको ये मालूम होगा,
सो हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. उसके बाद क्या हुआ? नेल्सन मंडेला के स्पीच के बाद कुछ वक्त के बाद सभी आसमान में देखे कि एक स्पेक्टाकुलर एरे मीन्स एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले ऑफ कलरफुल एंड अट्रैक्टिव क्या थे वहाँ पे? साउथ अफ्रीकन प्लेन्स, जो जेट प्लेन है, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स में जो मिलिट्री आर्मी को कैरी करते हैं, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से वो रोर करते हुए निकल गए। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि कितने पिन पॉइंट प्रिसीजन से, मतलब प्रिसीजन का मतलब होता है कितनी परफेक्शन से मिलिट्री फोर्स को दिखाया गया, ऐसा नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिटरीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये एक शो ऑफ था, किसके लिए? मिलिट्री लॉयल्टी था, जो वो दिखाना चाहते हैं, किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। ओके, ये पहली बार हुआ था। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले थे और जो फ्री था और फेयर इलेक्शन से ये हुआ था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Only moments before, कुछ वक्त पहले, the highest generals of the South African Defence Force, जो डिफेंस फोर्स के उच्च पदस्थ जो ऑफिसर्स थे, एंड पुलिस, सभी ने क्या किया? their chest bedecked with ribbons, उसके चेस्ट में, उसके छाती पे कुछ रिबॉन्स के कुछ बैज वगैरह थे। बिडेक्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड, हाँ, एंड मेडल्स थे उनके साथ। फ्रॉम डेज गॉन बाय का मतलब है जो कि पास्ट इंसिडेंट रहे, उनमें से कुछ इंसिडेंट में उनको शायद वो मेडल्स मिले होंगे। दे सैल्यूटेड मी, ओके, ऑल ऑफ देम सैल्यूटेड हिम बिकॉज ही वॉज द प्रेसिडेंट एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि वो नॉट अनमाइंडफुल, आप देख सकते हैं कि दोनों नेगेटिव वर्ड है, नॉट और अनमाइंडफुल। सो इसको हम कह सकते हैं कि आई वॉज माइंडफुल, वो केयरफुल थे, किसके लिए? ऑफ द फैक्ट, ये फैक्ट वो जानते थे कि नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, अगर ये कुछ साल पहले होता तो वो अरेस्ट कर चुके होते नेल्सन मंडेला को, क्योंकि तब ऐसा सिनेरियो नहीं था, तब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, तब वो प्रिजनर थे, वो जो एपार्थाइड सिस्टम वो प्रिवेलेंट था। तो ये नेल्सन मंडेला रियलाइज कर सकते हैं। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और उसके बाद क्या हुआ? एक सेवरॉन होता है, ये एक देखिए यहाँ पे दिया गया है, ए पैटर्न इन द शेप ऑफ ए वी, एक वी शेप होता है, उसको शेवरन कहा जाता है। सेवरॉन जो कि आप शायद साउथ अफ्रीका के फ्लैग में भी देख सकते हैं, उसका फ्लैग अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एक सेवरॉन ऐसा कुछ है, इस तरह से। तो ये जो सेवरॉन हुआ वी शेप्ड, ये सेवरॉन शेप इम्पाला जेट्स, एक जेट होता है कुछ, इम्पाला जेट्स ए टाइप ऑफ लाइट मिलिट्री जेट ट्रेनर होता है जो मैन्युफैक्चर किया गया है इटालियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो वो इम्पाला जेट लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ये कलर साउथ अफ्रीका के फ्लैग में भी है, जो ऐसा वी शेप जो साउथ अफ्रीकन का फ्लैग है
वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे कलर है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। गोल्ड मतलब जो येलो कलर होता है ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग बना, उस फ्लैग को सैल्यूट करते हुए ये वी शेप्ड का एक मतलब शो किया इम्पाला जेट्स ने। इम्पाला जेट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये ए टाइप ऑफ लाइट मिलिट्री जेट ट्रेनर मैन्युफैक्चर्ड बाय द इटालियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems। देखिए साउथ अफ्रीका का 2 नेशनल एंथम्स है। And the vision of whites singing Nkosi Sikelei e Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. So South Africa has 2 national anthems, Nkosi Sikelei and Die Stem. Students, Nkosi Sikelei is the official anthem of the African National Congress, while Die Stem was the national anthem during apartheid. Okay, you should mind this, keep in your mind. In 1997 the 2 songs were merged into one. Okay, and today the anthem is the only new model national anthem in the world. इसका मतलब है स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका का 2 नेशनल एंथम है, एक ये जो इनकोजी सिकले और एक है डाई स्टेम। इनकोजी सिकले ये ऑफिशियल एंथम है साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का, और जो डाई स्टेम वो था एपाथीड सिस्टम के वक्त ये नेशनल एंथम हुआ करता था। लेकिन 1997 में ये दोनों नेशनल एंथम्स को मर्ज कर दिया गया और एक कर दिया गया, और अभी जो एंथम है वो न्यू मॉडल नेशनल एंथम है। दुनिया का ओनली न्यू मॉडल नेशनल एंथम है। न्यू मॉडल का मतलब होता है कि जो सॉन्ग स्टार्ट्स होता है कुछ एक की पे और एंड होता है अनदर की पे। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे 2 नेशनल एंथम है तो इसका की भी अलग ही होगा, इसलिए इसे न्यू मॉडल नेशनल एंथम कहा जाता है। ओके, तो क्या हुआ, ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। आप समझ सकते हैं कि जो 2 ग्रुप थे, मतलब कुछ डाइस्टेम को चाहने वाले थे और कुछ इनकोजी सिकले को चाहने वाले थे। तो हम इसको अलग से कह सकते हैं कि कुछ डाइस्टेम को हेट करने वाले थे और कुछ इनकोजी सिकले को हेट करने वाले थे, लेकिन इसको मर्ज कर दिया गया है। तो मतलब जो भी इसको हेट करते थे, डिस्पाइज करते थे या चाहते थे, वो अब इसको और हेट या मतलब बुरी नज़र से नहीं देख सकते हैं कि क्योंकि ये एक ही हो गया था। तो यही कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। मतलब अब वो ऐसा वक्त आ चुका है कि अब वो दोनों नेशनल एंथम को ही पसंद करने लगेंगे। ओके, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। जो इनॉग्रेशन के दिन मैं ओवरवेल्म्ड हो गया था, मतलब पजल्ड हो गया था एक सेंस ऑफ हिस्ट्री से। क्या था वो? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे आपको समझना होगा क्या बोल रहे हैं, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century। तो आपको पहले समझना होगा कि 20th century किसे कहते हैं। 20th century, देखिए अभी हम कौन सी सेंचुरी में हैं? अभी हम 21st century में हैं। इसको मैं आपको एक मैं आपको प्रैक्टिकली ये दिखा रहा हूँ। ओके, देखिए
अभी हम हैं 2024। सो ये कौन सा सेंचुरी हो गया? ये हो गया 21st सेंचुरी। अगर आप कहना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, तो देखिए इसका एक रूल मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। 2024 जब आप लिख रहे हैं, इसको आप एक काम कीजिए, ऐसे बांट लीजिए। सो क्या है 20, तो जब भी सेंचुरी निकालेंगे आप, ये जो पहला 2 डिजिट है 20, इससे आप एक प्लस कर दीजिए, तो हो गया 21st सेंचुरी। ओके, तो जो वहाँ पे बताया जा रहा था कि कौन सा सेंचुरी के बारे में बताया जा रहा था, वहाँ पे बताया जा रहा था 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी अगर ओके हम लिखते हैं यहाँ पे 20th सेंचुरी। सो 20th सेंचुरी कौन सा होने वाला है? 1900 से 1999। क्यों? देखिए 20th सेंचुरी यहाँ पे 19 है, सो 19 + 1 हो गया 20th सेंचुरी। सो 21st सेंचुरी कौन साल से कौन साल होगा? ये हो जाएगा 21st सेंचुरी हो जाएगा 2000 से 2099। ओके, ये हो गया 21st सेंचुरी। और 1900 to 1999 ये हो गया 20th सेंचुरी। ओके, अगर हमें कोई पूछे कि 18th सेंचुरी कौन सा है, तो 18th सेंचुरी कौन सा रहेगा? 1700 to 1799 ये हो जाएगा हमारा 18th सेंचुरी। ओके, तो आप समझ चुके होंगे। ओके, तो अभी हम टेक्स्ट में लौटते हैं। हाँ, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी मतलब 1900 to 1999। सो 1900 का जो फर्स्ट डिकेड था, फर्स्ट डिकेड मतलब 1900 to 1910। ओके, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोअर वॉर। बिटर का मतलब होता है कुछ कुछ हेट्रेड से भरा हुआ ऐसा। हाँ, एंग्लो-बोअर वॉर, एंग्लो का मतलब आप समझ सकते हो कि इंग्लिश, और बोअर ये अफ्रीकन को कहा जाता था, बोअर रिपब्लिक। सो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ब्रिटिश एम्पायर और बोअर रिपब्लिक के बीच में। वो हुआ था 1899 से 1902 के वक्त। ओके, 1899 से 1902 ये एंग्लो बोअर वॉर था। तो क्या बता रहे हैं? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, दैट मीन्स 1900 to 1910। और ये एंग्लो बोअर वॉर हुआ था 1899 से 1902। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। नेल्सन मंडेला का बर्थ कब हुआ था? नेल्सन मंडेला का बर्थ था 18 जुलाई 1918। सो उनके जन्म से पहले, ओके, 18 जुलाई 1918 का उनका जन्मदिन था, उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो उससे पहले ये हुआ था। क्या हुआ था? द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। जो भी साउथ अफ्रीका के गोरे आदमी थे वो अपने डिफरेंस को पैचअप करने लगे। पैचअप का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? अफोल्ड। पैचअप का भी और मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे पैचअप का मतलब होता है अफोल्ड। वो शो करने लगे एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। और जो डार्क स्किन पीपल है अफ्रीकान्स, जो कि उसका खुद का लैंड है, उनसे वो एक सिस्टम खड़ा किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, डोमिनेशन का। वो वाइट स्किन वो डोमिनेट करने लगे किनको? जो काले आदमी थे, मतलब जो ब्लैक स्किन थे, जो कि ओरिजिनली अफ्रीकान जिसका कंट्री था, जो उसके मालिक थे, उनको ही वो टॉर्चर करने लगे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड एज एवर नोन। और इससे ही पैदा हुआ दुनिया का सबसे हार्श
सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस, मोस्ट इनह्यूमन, इसमें कुछ ह्यूमैनिटी नहीं था। सो ये बन गया एक सिस्टम जिसको हम एपाथिड कहते हैं, जिसको वर्ल्ड पहले कभी नहीं देखा था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, सो अगेन स्टूडेंट्स याद करो 20th सेंचुरी हम जानते हैं 1900 to 1999, इसका लास्ट डिकेड कौन सा होगा? 1990 से 1999। ओके, ये 10 years हो गया लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, यस 8th डिकेड मतलब मैंने आपको बताया कि 1918 में उसका जन्म हुआ था नेल्सन मंडेला का, तो वो हो गया उनका 8th डिकेड, 8वां दशक। दैट सिस्टम हैड बीन, जस्ट अ मिनट, overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of their color of their skin. So क्या हुआ? अभी ऐसा नहीं है, ये रिप्लेस कर दिया गया है और ऐसा हर एक आदमी यहाँ पे फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, राइट्स एंजॉय कर रहे हैं। मतलब जब नेल्सन मंडेला स्पीच दे रहे थे तो वो ये कहना चाहते थे कि अब से ये नहीं होगा। हाँ, जो भी कलर हो, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, जो भी स्किन कॉम्प्लेक्शन हो, ऐसा फिर नहीं होगा। ओके, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid. तो वो एक दिन था जो कि अनइमेजिनेबल, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ऐसा सैक्रिफाइस जो थाउजेंड्स अफ्रीकान्स दे चुके हैं और उनके कारेज को हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं और उसको पे भी नहीं कर सकते हैं उसके। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. तब से मैं ये सोच में, मतलब ये मुझे एहसास हो रहा था कि शायद मैं उन सारे जो अफ्रीकन पैट्रियट्स है उनका एक सम अप हूँ। That long and noble line ended and now began again with me. और वो जो सारे महान पैट्रियट्स थे, वो जो सारे देशभक्त थे, शायद वो लाइन अगर एंड हो भी गया है लेकिन वो फिर से मुझसे ही स्टार्ट हो रहा है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. लेकिन मुझे ये एक पेन तब महसूस हो रहा था कि मैं उन महान आत्माओं को थैंक्स नहीं कह पाया और वो भी ऐसा देख नहीं पाए कि हाँ, उनका सेक्रीफाइस क्या रंग लाया है। ओके, रॉट मीन्स वर्कड आउट, उनके सेक्रीफाइस क्या एग्जीक्यूट किया है। द पॉलिसी ऑफ एपाथीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। एपाथीड सिस्टम मेरे देश के और मेरे देश के जो देशवासी है उनके ऊपर एक लास्टिंग पेन वुंड, एक इंजुरी दिए थे। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट। हम सभी एक, मतलब अगर जनरेशन ना भी हो लेकिन बहुत सारे साल ऐसा व्यतीत करेंगे जिसमें इस हार्ट को, इस इंजुरी को हम रिकवर करेंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. That was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissolas, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, and the Robert Subukus of our time, men of such extraordinary courage. So क्या बता रहे हैं वो? But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. ऐसा brutality के कारण, ऐसा जो ऑपरेशन हुआ उसके कारण कुछ ऐसा डिकेड्स रहा है इस ब्रूटलिटी का, ऑपरेशन का, कि इसका
एक अच्छा मतलब अच्छा एंड भी निकला। क्या कि कुछ महान महान आत्माएं, महान देशभक्त पैट्रियट हमारे देश में बॉर्न हुआ। मतलब हमारे देश में ये सब आत्माएं आए और हमारे देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। कौन थे ये सारे महान देशभक्त, ओलिवर टम्बो, वाल्टर सिसुलू एंड सो ऑन। Courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। अच्छा, तो ऐसा मतलब उनका जो करेज था, उनका जो नॉलेज था, जेनरसिटी जो उनका महानुभवता था, वो शायद से फिर से कभी नहीं हम देख पाएंगे। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character। हाँ, ये भी आप कह सकते हो कि इतने महान देशभक्त जन्म लेने के लिए कुछ मतलब बहुत से टॉर्चर और ऑपरेशन का जो डिग्री है उसको भी हाई रहना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो, टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो, तभी ऐसा शायद हो सकता है कि इतने महान देशभक्त जन्म ले। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people। नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि हाँ, मेरा देश तो बहुत ही रिच है मिनरल्स के लिए, जेम्स के लिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो है उसका पीपल, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो कि डायमंड से भी फाइन है, प्योर है। ओके, It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। और यही सारे जो कॉमरेड्स हैं, मतलब ये जो सारे दिग्गज थे, जो पैट्रियट्स थे, जैसे कि ओलिवर टम्बो हो, वाल्टर सिसुलू हो, इन सारे जो कॉमरेड्स थे, उनके स्ट्रगल से ही मैंने ये सीखा है कि करेज का मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन I have seen men and women risk and give their lives for an idea। उन्होंने ऐसा देखा है कि किस तरह से मेन हो चाहे वुमेन हो, अपने आप को रिस्क में धकेला है और देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिए हो। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। रेजिलेंस का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। रेजिलेंस मीन्स द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। सो उन्होंने ऐसा भी देखा है कि कुछ मेन ऐसे हैं जो अटैक्स को स्टैंड अप करते हैं, मतलब उसको विथड्रॉ करने का प्रयास करते हैं, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, वो टूटते नहीं अपने आप में, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, मतलब ऐसा वो सामर्थ्य हमें शो करता है कि हम इसको इमेजिनेशन में भी नहीं इमेजिन नहीं कर सकते। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it। This is the fantastic line, students। According to him, that courage was not the absence of fear। मतलब अगर कुछ किसी के बारे में मुझे कोई फियर ही ना हो, डर ही ना हो, तो हम उसे कारेज या कारेजियस नहीं कह सकते हैं। कारेज उसे ही कहना चाहिए जिसको द ट्रायम्फ ओवर इट, मतलब डर हो, लेकिन जैसा कि बताया जाता है कि डर के आगे जीत है, मतलब डर होना चाहिए लेकिन डर को आपको ओवरकम करना चाहिए। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। वही लाइन को दोहराया गया है यहाँ पर कि ब्रेव मैन वो नहीं है जो कभी डरते नहीं है, उसे हम ब्रेव नहीं कर सकते, उसे हम करेजियस नहीं कह सकते। बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, तो हम किसे ब्रेव कह सकते हैं? हम ब्रेव उसे ही कह सकते हैं जो फियर को कॉन्कर करते हैं, मतलब जिसको डर है लेकिन वो डर को कॉन्कर करते हैं। कॉन्कर का मतलब उसको विन ओवर करते हैं, उसको डर को जीत लेता है, उसे हम ब्रेव कहते हैं।
No one is born hating another person because of the color of the skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. This is the fantastic line, student. देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये एक कुछ उच्च विचार है. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन. कोई ऐसा नहीं मतलब जन्म से ही ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे के प्रति हेट्रेड हो या ऐसा. बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा हो कि किसी का स्किन कॉम्प्लेक्सन ब्लैक है तो उसके लिए जन्म से ही एक और गोरा आदमी उसको हेट्रेड करे, ऐसा नहीं है. और इस बैकग्राउंड, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसके बैकग्राउंड के लिए कोई उसको हेट करे. और हिज रिलीजन, और ऐसा भी नहीं है कि रिलीजन के लिए उसे हेट करे. मतलब जन्म से ही कोई ऐसा मान के नहीं आता कि हाँ मुझे इसको हेट करना है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे उसको ये समझ आता है, या उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसको समझाया जाता है कि हाँ हमें इसको हेट करना है, इस रिलीजन को हमें हेट करना है, इस बैकग्राउंड को हमें हेट करना है, इस स्किन कलर को हमें हेट करना है. एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर उसे ऐसा सिखाया जा सकता है कि हाँ उसे हेट करना है, दे कैन बी टॉट टू लव. तो भी उल्टा हम ये भी कह सकते हैं कि उसको ऐसा भी सिखाया जा सकता है कि हाँ तुम्हें इसको लव करना है, इसको प्यार करना है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली दैन द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट. क्योंकि हमारे अंदर, हमारे ह्यूमन हार्ट में लव ऑटोमेटिकली नेचुरली आता है. हेट्रेड को हमें लाना पड़ता है, लेकिन हम लव के लिए हमारा जो हृदय है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो सदा तत्पर रहता है. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. देखिए, ये नेल्सन मंडेला का एक एक्सपीरियंस है, एक उपलब्धि है, वो हमसे शेयर कर रहे हैं कि ऐसा ग्रीमेस्ट टाइम उनका प्रिजन में था. ग्रीमेस्ट टाइम मतलब सबसे जो मतलब डार्क पीरियड था उसके प्रिजन लाइफ का. जब हुआ क्या, जब उनके जो साथी थे, उनके कॉमरेड्स, और वो जब दे वर पुश्ड टू देयर लिमिट्स मीन्स दे वर एक्सेप्टिंग और दे वर बीइंग टॉर्चर्ड मोस्ट. यहाँ पे दिया गया है मीनिंग, पुश्ड टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन. मतलब बहुत ही टॉर्चर कर रहे थे प्रिजन के अंदर. आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. तब भी जेल के मतलब प्रिजन के जो एक गार्ड थे, बहुत सारे गार्ड्स थे, उनमें से एक गार्ड के गार्ड ने ऐसा दिखाया था नेल्सन मंडेला को. क्या दिखाया था? ह्यूमैनिटी. मतलब जो ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक है वो उस गार्ड के अंदर भी था. परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, वो ज़्यादा देर तक टिका नहीं. वो गार्ड जो ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक दिखा रहा था, मतलब कुछ देर के लिए ही सही, वो काइंड रह चुके हैं नेल्सन मंडेला और उनके कॉमरेड्स के लिए, लेकिन कुछ एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन मिला तो था ना. बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. वही मुझ में एक करेज दे दिया, मुझ में स्ट्रेंथ दे दिया कि हाँ मुझे इसको डील करना है. अगर हेट्रेड है तो लाभ का पावर उससे बहुत ज़्यादा है. तो वही जो एक मतलब कुछ सेकंड का ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक जो गार्ड ने मुझे दिखाया, वही मुझे बूस्ट अप कर गया. मैन्स गुडनेस इज़ ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. एक आदमी के अंदर जो गुडनेस है वो एक फ्लेम की तरह है, जिसे दैट कैन बी हिडन, जिसको आप छुपा सकते हो, लेकिन उसे कोई कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता, उसे कोई बुझा नहीं सकता. इन लाइफ, देखिए यहाँ पे, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति का ट्विन ऑब्लिगेशंस होता है, 2 ऑब्लिगेशन होता है. ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? मतलब आप बाध्य हो ऐसे. ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, मतलब ये ड्यूटी है, आपके फैमिली के प्रति आपका ऑब्लिगेशन है, आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है. टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन,
एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। तो ये हुआ ट्विन, मतलब दो ऑब्लिगेशंस, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा? एक होता है फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन के लिए, और एक होता है उसके पीपल के लिए, मतलब उसके कंट्री, उसके नेशन के लिए, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। ओके, इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक मिनट, ओके, in a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. Okay, तो inclination का मतलब होता है टेंडेंसी। हर एक आदमी का एबल होता है उसको फुलफिल करने के लिए, उसका इंक्लिनेशन का टेंडेंसी होता है, उसका एबिलिटी होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका के जैसा एक कंट्री जहाँ पे एपाथीड एकदम सर चढ़ के बोल रहा था, वहाँ पे मेरे लिए दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर पाना बहुत ही टफ था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was pushed and isolated. यहाँ पे क्या होता था, अगर कोई चाहे मतलब प्रयास भी करे, कुछ अटेम्प्ट भी ले कि वो ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना चाहे, तो उसको पनिश किया जाता था, उसको सेपरेट, आइसोलेटेड कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. और अगर वो देश के लिए कुछ करना चाहे तो सीधा उसको मतलब एक्सटिकेट किया जाता था, उसको फैमिली से दूर कर दिया जाता था और उसको अकेले लाइफ लीड करने के लिए बाध्य किया जाता था। ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन। देखिए, इस लाइन को हमने पहले जो मैचिंग था वहाँ पे हम कर चुके हैं। ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन। देखिए यहाँ पे शायद आपको याद हो, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस। ओके, ये जो है, ओके, तो हाँ, इसका मतलब मैंने क्या समझा था आपको? हाँ, इसका मतलब मैंने आपको सिखाया था, देखिए यहाँ पे, ये जो a half secret life like a life lived in the fading light between sunset and darkness. Okay, I did not in the beginning choose to place my people above my family. पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं मेरे फैमिली के ऊपर मतलब ऐसा नहीं सोचता था कि मेरा पीपल, मेरा देश आगे है। But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि I was prevented, मुझे ये मतलब करने नहीं दिया जा रहा था। क्या? Fulfilling my obligations as a son. मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सन, वो मुझे नहीं करने दिया जा रहा था, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड। ओके, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जन्म से ऐसा नहीं था, मतलब मुझे भूख नहीं था टू बी फ्री होने के लिए। आई वॉज बॉर्न फ्री, रदर आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो फ्री ही जन्म लिया था। Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. Okay, तो हर तरह से मैं फ्री था। मैं फ्री था, मेरे जो मदर्स हार्ट था, छोटा घर था, उसके नियर में रन करता था, दौड़ता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मतलब जो नदी, छोटा नदी था, उसमें मैं स्विम करने के लिए मुझे फ्रीडम था। हाँ, तो मैं फ्रीली मिलीज़, मतलब जो भुट्टा है, उसको एंजॉय करता था। हाँ, स्लो मूविंग बुल्स, जो कार्ट्स थे, उसके ऊपर मैं राइड करता था। सो मैं हर तरफ से फ्री था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of a man or a god. जब तक मैं मेरे पिता का मतलब पिता को मानता था और सारे कस्टम्स जो मेरे ट्राइब के थे, जो मैं मानता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बाय द लॉज ऑफ ह्यूमन और गॉड, किसी भी तरह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना मैन के तरफ से ना गॉड के तरफ से. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन. दिक्कत तब हुआ जब मैंने देखा कि मेरा जो बॉयहुड का फ्रीडम, जिसको मैं फ्रीडम समझता था, वो एक इल्यूशन है, मतलब वो वास्तव में है ही नहीं. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा जो फ्रीडम है वो ऑलरेडी मुझसे छीन लिया गया है, that I began to hunger for it, जिसके लिए मैं हर वक्त हंगरी था. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. पहले सिर्फ मैं मेरे लिए फ्रीडम ढूंढता था एज ए स्टूडेंट. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जैसा कि रात में कुछ देर तक मैं अकेला घूम के आऊँ. हाँ, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मुझे अच्छा लगता था मैं उसको पढ़ना चाहता था. एंड गो वेयर आई चूज़, जहाँ भी मुझे जाना चाहता था, मतलब मुझे जाना होता था, मैं जाता था. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. लेकिन बाद में जब मैं मतलब और बड़ा हुआ, later as a young man in Johannesburg, जब मैं जोहान्सबर्ग में था, I yearned for का मतलब होता है I aspired for, मुझे ये चाहिए था. क्या? बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स. कौन सा फ्रीडम? अचीविंग माई पोटेंशियल, जो मेरा एनर्जी है, जो मेरी ताकत है, उसको अचीव करना चाहता था मैं अपने आप से, मतलब अर्निंग करना चाहता था, कुछ कमाना चाहता था, शादी करना चाहता था, फैमिली बनाना चाहता था, जो कि द फ्रीडम है नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल वे, लॉफुल लाइफ, जिसको आप लॉफुल लाइफ में कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते. बट देन आई स्लोली सॉ, देखिए, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं सिर्फ फ्री नहीं था, ऐसा ही नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर नॉट फ्री, परंतु मेरे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है वो भी फ्री नहीं है. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज काटेल्ड, सिर्फ मेरा ही फ्रीडम को काटेल्ड मतलब रिड्यूस किया गया था, ऐसा नहीं था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, जो भी मेरी तरह थे सभी के फ्रीडम को काटेल किया गया है. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. तब मेरे जो खुद के लिए जो हंगर था फ्रीडम का, वो बन गया मेरे पीपल के लिए, मेरे देश के लिए. It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. और यही डिज़ायर, फ्रीडम के लिए जो इच्छा था मेरे पीपल के लिए, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे मतलब वो डिग्निटी से, सेल्फ रिस्पेक्ट से अपने आप में लाइफ व्यतीत कर सके, वो एनिमेट किया मेरे लाइफ को मोशन दिया. एनिमेट किया मतलब मेरे लाइफ को मूवमेंट दिया. That transformed a frightened young man into a bold one. और वो ट्रांसफॉर्म किया एक फ्राइटेंड यंग मैन को, मतलब मैं पहले फ्राइटेंड था और बाद में मैं बोल्ड बन गया. और वो खुद को ऐसा भी हमने पढ़ा है कि कारेज ऐसा मुझे नहीं कह सकते जिसके अंदर डर ही ना हो. डर तो था, लेकिन उन्होंने उस पर जीत हासिल की, तो हम नेल्सन मंडेला को कारेजियस कह सकते हैं. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. पहले मैं एक अटॉर्नी था, अटॉर्नी मतलब एक लॉयर, लेकिन मैं बन गया क्रिमिनल. That turned a family-loving husband into a man without a home. मतलब मैं फैमिली लविंग हस्बैंड था, लेकिन बाद में मुझे प्रिजन में कैद कर दिया गया, मेरा कोई घर नहीं था. That forced a life-loving man to live like a monk. और जो मैं ऐसा था कि मैं फुल मस्ती करना चाहता था, अपनी फैमिली के साथ समय व्यतीत करना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं किया, मतलब करने नहीं दिया गया, और मैं एक मॉन्क की तरह मैंने लाइफ व्यतीत किया. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन. जो वहाँ पे बैठा हुआ है आपके तरह, मतलब ये एड्रेस कर रहे हैं नेल्सन मंडेला, बताना चाहते हैं हम सभी के लिए, जैसे कि एक आम आदमी हो
मैं उसके तरह ही वर्चुअस हूँ, मैं उससे ज़्यादा वर्चुअस नहीं हूँ और उससे ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस भी मैंने नहीं किया। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड। लेकिन मुझे ये भी मान्य नहीं था कि मैं कुछ पुअर और लिमिटेड फ्रीडम मुझे दिया जाए, ये मुझे कभी मान्य नहीं था। When I knew my people were not free, क्योंकि जब मुझे ये मालूम था कि मेरे देश के मतलब मैक्सिमम जो पीपल है वो फ्री नहीं है। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजेबल। फैंटास्टिक लाइन स्टूडेंट्स, आप इसको याद कर लीजिए। फ्रीडम को हम कभी डिवाइज नहीं कर सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर एक भी आदमी के ऊपर फ्रीडम का चेन हो, बंधा हुआ हो, उसको अगर फ्रीडम नहीं प्राप्त हो तो ये सभी के लिए अप्लाई हो सकता है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल विद द चेन्स ऑन मी। और अगर हर एक आदमी के ऊपर चेन्स लगा हुआ हो, उसको उसके ऊपर श्रृंखल हो, उसको बंधन हो, तो वो मेरे ऊपर भी आरोप होता है कि हाँ मैं भी फ्री नहीं हूँ। मतलब क्या हुआ, अगर एक भी आदमी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि मैं भी फ्रीडम नहीं एंजॉय कर रहा हूँ। इसको बाद में नेल्सन मंडेला ने और अच्छे से समझाया है। देखिए, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मतलब सिर्फ जो अप्रेस्ड हो रहे हैं, मतलब जो टॉर्चर सह रहे हैं, उसको ही फ्रीडम दिया जाए ऐसा नहीं है। क्योंकि जो अप्रेशन कर रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं जो टॉर्चर कर रहे हैं, वो भी एक तरह से फ्रीडम एंजॉय नहीं कर रहे, क्योंकि वो फ्रीडम नहीं है। वो तो फ्रीडम का मतलब ही नहीं समझ पाते। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ ए ट्रेड। देखिए क्या बता रहा है नेल्सन मंडेला। अगर कोई आदमी दूसरे का फ्रीडम ले रहे हैं तो वो क्या बन गया, ही इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो बन गया हेट्रेड का प्रिजनर, मतलब वो खुद ही कैद है हेट्रेड के प्रिजन में। एक दूसरे के प्रति जो हेट्रेड होता है उसके जो मतलब बाउंड्री है वो उस प्रिजन में कैद है, तो हम उसे भी फ्री नहीं कह सकते। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। सिर्फ हेट्रेड ही नहीं, वो और बार में और कैद में है किसके अंडर, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, और नैरो माइंडेडनेस। इस तरह से वो संकीर्णता और मतलब अपने आप को, अपने मन को छोटा करना, इसी सोच के जो बैरियर में है वो, तो उसे हम फ्रीडम नहीं कह सकते, वो भी फ्री नहीं है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। अगर मैं किसी दूसरे का फ्रीडम छीन रहा हूँ तो मैं अपने आप को फ्री नहीं कह सकता। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी तरह से जब कोई मेरा फ्रीडम छीन रहा है तो मैं अपने आप को जैसे कि फ्री नहीं मान पा रहा हूँ, ठीक उसी तरह से अगर मैं किसी का फ्रीडम छीन रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए एक्चुअल फ्रीडम नहीं है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑप्रेस्ड हो रहे हैं और जो ऑपरेशन कर रहे हैं, दोनों को ही ह्यूमैनिटी से रॉब्ड ऑफ किया जा रहा है। मतलब उसके ऊपर से कोई ह्यूमैनिटी नहीं रह रहा है। जो ऑपरेशन सह रहा है उसके ऊपर भी ह्यूमैनिटी नहीं दर्शाया जा रहा है, और जो ये बुरा काम कर रहे हैं उसके अंदर भी कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। इस तरह से दोनों ही फ्रीडम नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि मैं फ्रीडम एंजॉय करूँ और कोई और ना कर पाए। एक्चुअल फ्रीडम तभी एंजॉय मैं कर पाऊँगा अगर हर कोई फ्रीडम एंजॉय कर रहा हो। ओके, तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है मुझे मालूम है, लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता था, इतना बड़ा टेक्स्ट है। मैं चाहता था कि आप अच्छे से समझ पाए इसको। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसको मैंने डिस्कस ऑलरेडी मैं आपसे कर चुका हूँ कि क्या ट्विन एप्लीकेशन कौन सा है, और आप देखिए मैंने सभी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अगर फिर भी कोई चीज़ मुझसे छूट गया हो या फिर मैं बताना भूल गया हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करें। मैं चाहूँगा मैं आपका रिप्लाई आपका जो कमेंट होगा मैं ज़रूर चाहूँगा कि उसको मैं रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।